क्लास 12 हिंदी मीडियम हमारा चल रहा था समाकलन में निश्चित समाकलन पूरा हो गया। 9वां चैप्टर 10वां चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए थे। आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है तो कोई पता नहीं मुझे, तो वरना अब अपना है समाकलन के अनुप्रयोग। अब जो टॉपिक है वो है समाकलन के अनुप्रयोग, और समाकलन का जो प्रयोग किया जाता है वो है जो रेगुलर वक्र हैं, जो सीधे वक्र हैं, त्रिभुज वगैरह, इनके तो फॉर्मूले ही क्षेत्रफल ज्ञात करने के। जो इरेगुलर वक्र हैं, कर्व हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए काम आता है समाकलन। जो किसी एक निश्चित शेप में नहीं है, आकृति में नहीं है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या काम आता है? समाकलन। समाकलन का मतलब ही होता है योग। तो अलग अलग पार्ट का समाकलन करके क्षेत्र एरिया निकाल के उसको जोड़ दिया जाता है, वो कहलाता है समाकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और इसे बोलते हैं क्वाड्रेचर। अंग्रेजी से हमें मतलब नहीं है। यहाँ है चैप्टर 11 समाकलन का अनुप्रयोग, और यह है वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यहाँ आपको समझने की जरूरत यह है कि रेखा का समीकरण भी एक वक्र है, वृत्त भी एक वक्र होगा। हमें जो भी फलन दे रखा होगा y का चर x के रूप में, वो सब क्या होगा? फलन होगा। और फलन का आलेख खींचना पड़ेगा उसके वक्र का। वक्र का आलेख खींचने के लिए आपको आना चाहिए, सरल रेखा है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन कहाँ से जाएगी सब आपको पता है। वृत्त, और वृत्त कौन सा है? परवलय, दीर्घवृत्त, और साइन एक्स एंड कॉस, त्रिकोणमितीय फलन का भी आलेख खींचा जा सकता है। इन सभी आलेखों का दी गई लिमिट के अनुसार क्या निकाला जाएगा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आपको महत्वपूर्ण समझने की चीज़ है पहले तो वह है कि वक्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला वक्र है रेखा। रेखा का समीकरण किस रूप में होगा? ax + by + c = 0। ये रेखा का फॉर्म होगा हमेशा। अब रेखा का अगर ग्राफ आलेख खींचना में, तो इसमें दो बिंदु लेंगे, इसमें x = 0 रखेंगे, x = 0 तो y का मान प्राप्त होगा, और y = 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। और आलेख खींचते समय ये बिंदु तो कहाँ जाएगा? x = 0 है तो कहाँ होगा? यहाँ पर। और y = 0 तो वो बिंदु ये, और इसको मिला देंगे। रफ फिगर है बिल्कुल। तो दी गई रेखा में x = 0 रखने पर y का मान प्राप्त होगा, तो वो बिंदु तो हो जाएगा x अक्ष पर, और y = 0 रखेंगे तो x का मान आएगा, वो बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर। और दोनों को मिलाने पर सरल रेखा का आलेख खींच जाएगा। ये है सरल रेखा का आलेख खींचना। और इसके बाद है वृत्त। तो वृत्त के लिए वृत्त का अलग अलग रूप है, लेकिन वृत्त का पहला रूप तो ये है कि जो केंद्र h के दे रखा हो। वृत्त का समीकरण है केंद्र h के, तो x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर r² को r लिख सकते, ये लिख सकते हो। तो इसका आलेख खींचने का मतलब है वृत्त का केंद्र एच के पर है, एच के कहीं ना कहीं दे रखा होगा, तो एच के और त्रिज्या होगी ये एच के, और इसका वृत्त खींच देंगे ऐसे जहाँ भी आएगा। और दूसरा है वृत्त का केंद्र मूल बिंदु 0, 0 पर है। तो वृत्त का आलेख क्या होगा पता है आपको? ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष 0 x, x', y o, y'। केंद्र मूल बिंदु पर है तो ये होगा। ये दूरी क्या होगी? इसकी त्रिज्या, तो ये x² + y² बराबर, इसको त्रिज्या को a लिख लो आप, तो ये ज़्यादातर ये आएगा, तो ये आगे इसकी त्रिज्या। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? a, 0। बिंदु a का निर्देशांक क्या हो जाएंगे? a0। क्यों? त्रिज्या बराबर कितनी है इसकी? a, तो x अक्ष पर है, लंबाई क्या हो गई? a, y अक्ष, y बिंदु, y निर्देशांक 0 होगा इस पर। तो ये अब क्षेत्रफल निकालना हो, जिसका कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत लिमिट है उसका निकाल देना, आलेख खिंच जाएगा। वृत्त का केंद्र स्पेशल,
और एक सामान्य वृत्त का व्यापक समीकरण और होता है वृत्त का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये हटा दो चलो, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये वृत्त का व्यापक समीकरण। ये समझ लीजिए वृत्त का सब आलेख खींचने के लिए हमारे पास वृत्त का केंद्र त्रिज्या का तो होना बहुत ही जरूरी है। बगैर वृत्त के केंद्र के हम वृत्त का आलेख नहीं खींच सकते और बगैर आलेख के क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं। तो आलेख के लिए देखिए किसका केंद्र माइनस जी और माइनस एफ होगा। जी क्या है 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, ये 11th में बताया हुआ आपको। एफ है 1/2 इंटू वाई का गुणांक और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक सदैव बराबर होगा और वो भी एक के। अगर यह गुणांक कुछ बराबर होगा निश्चित है, अगर एक से अलावा कुछ है तो कॉमन लेके भाग देना है। उसके बाद जी और एफ सी का मान निकालेंगे और त्रिज्या क्या होगा जाएगी इसकी, त्रिज्या होगी √ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। सी कहाँ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा तो हो जाएगा जी, वाई के गुणांक का आधा एफ और सी है अचर पद। तो ये तो वृत्त का मामला हो गया। रेखा आपको समझा दी। इसके बाद है परवलय। परवलय अपने पास 4 प्रकार के होते हैं लेकिन 2 ही प्रकार के ज़्यादा काम आते हैं। तो परवलय के लिए वक्र अपना परवलय, परवलय का पहला समीकरण वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी नाभि याद करिए, नाभि a,0 होती है। a,0 यानी कहाँ होगी, एक्स अक्ष पर। तो ये परवलय हो गया। कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु चेक कर लीजिए, x = 0 रखो, y = 0 आ रहा है कि नहीं। तो मूल बिंदु से गुजर रहा है। ये इसकी नाभि S a,0। ये क्या होता है, इसका नाभिलंब PQ क्या है, नाभिलंब PQ याद करना, 11th क्लास में था नाभिलंब। और नाभिलंब की लंबाई होती है, लंब की लंबाई इज इक्वल टू 4a। तो नाभि ये कौन सा, राइट पैराबोला, दाएं तरफ का पैराबोला है फर्स्ट केस। और सेकंड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये कौन सा होगा, अपर पैराबोला, मूल बिंदु से जा रहा है। इसकी नाभि कहाँ होगी, वाई अक्ष पर। और नाभि के निर्देशांक होंगे इसके 0a। तो इसकी नाभि 0,a, एक्स स्क्वायर = 4ay। ये दोनों हैं। ए और ए की पहचान होने के बाद आपको जिसका भी कहा जाए क्षेत्रफल, वही नाभिलंब की लंबाई इसमें ये होगी, वही 4a के बराबर होगी। तो परवलय का आलेख खींचने के लिए आपको इस रूप में जो भी है, वाई स्क्वायर = 4ax है, तो राइट देख लेना मूल बिंदु से गुजर रहा है कि नहीं। मूल बिंदु से गुजरने की जांच करने का सीधा साधा तरीका है, x = 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या आना चाहिए, 0। यदि y = 0 रखते हैं तो x का मान भी क्या आएगा, 0। मूल बिंदु से गुजरता है तो ही आपको मूल बिंदु पे टच करना है इसको। अगर नहीं गुजरता है तो मूल बिंदु पे टच करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 2 लेफ्ट और राइट पैराबोला अपनी लोअर पैराबोला काम आते नहीं, फिर भी लिख देता हूँ लोग। ये वाई स्क्वायर -4ax, ये इसका पैराबोला हो गया। और ये नाभि होगी इसकी S -a,0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये लोअर ये 0 - a। ये 4 परवलय हैं, इनमें 2 ही काम आते हैं। और दूसरी इसके बाद है दीर्घवृत्त। तो परवलय राइट और ये अपर, लोअर और लेफ्ट पैराबोला सवालों में है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी बता दिया आपको। और देखिए अब आगे परवलय के बाद है
दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त दो प्रकार के होते हैं। दीर्घवृत्त पहला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब ए ग्रेटर देन बी, एक्स अक्ष के नीचे जो बड़ा मान है तो परवल है, वो दीर्घवृत्त का आलेख होगा। नाभियाँ कहाँ होंगी इसकी, एक्स अक्ष पर। ये मूल बिंदु, ये नाभियाँ हो गई सी, सी जीवा, ये A0 AB और ये 0B, ये -A0 और 0 -B। नाभि के निर्देशांक हो गए इसके -C,0। तो ये तो हो गया इसका शीर्ष, ये तो केंद्र और ये शीर्ष है। O दीर्घवृत्त का केंद्र, दीर्घवृत्त का केंद्र 0 0, शीर्ष दोनों प्लस -A0, ये रहे, इसको बोलते हैं दीर्घाक्ष। ये क्या कहलाती है, दीर्घाक्ष। और ये क्या है, लघु अक्ष। 11 में पढ़ना। और नाभि के निर्देशांक, नाभियाँ दो होंगी, दोनों एक्स अक्ष पर, तो नाभियाँ हो गई +-C,0। अगर वाई अक्ष के नीचे ग्रेटर देन है, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वो ए इज ग्रेटर देन बी है। अब देखिए वाई अक्ष, ये दीर्घ अक्ष इसकी हो जाएगी वाई अक्ष, बाई डैश ऐसे हो जाएगी। अब ये 0, ये हो जाएगा बी कॉमा 0, ये ए 0A और 0 -A, ये -B, 0। ये नाभियाँ हो गई 0C और 0 -C। ये केंद्र, शीर्ष होंगे इसके यही 0A और 0 -A। दो प्रकार के दीर्घवृत्त हैं। दीर्घवृत्त के लिए आपको एक्स अक्ष के नीचे बड़ा मान है तो एक्स अक्ष पे नाभियाँ होंगी, वाई अक्ष का अपोन में बड़ा मान है तो वाई अक्ष पे नाभियाँ होंगी, और आपको ये निकाल देना है। इसके बाद ये वक्र है, इसके बाद त्रिकोणमितीय फलनों के भी वक्र है। साइन और कॉस का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपको लिमिट दे रखी होगी एक्स का मान यानी एंगल का मान। तो इसके लिए आपके पास बिल्कुल साइन और कॉस का वक्र खींचना आना चाहिए। ये देखिए y बराबर साइन एक्स और y बराबर कॉस एक्स, ये हो गए। इसके लिए ग्राफ होगा, आपको अंतराल दे रखा होगा 0, ये π/2, π, 3π/2, 2π। बताइए साइन 0 की वैल्यू x बराबर 0 रखेंगे तो 0, π/2 की 1 और -1 के बीच में वैल्यू होती है। साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 और -1 के बीच में। तो ये 1, पाई की फिर 0, ये -1 और ये 0। तो ये अब आपसे जिस अंतराल दे रखा 0 से π/2 तो ग्राफ यहाँ तक होगा, 0 से 3π/2 पूछा तो ये दोनों ग्राफ होंगे। तो आपका क्षेत्रफल किस अंतराल के बीच में पूछा गया है ये क्वेश्चन में दिया होगा। और y बराबर cos x के लिए 0, π/2, π, 3π/2, 2π, 1 प्लस और -1। तो देखिए cos 0 की वैल्यू तो क्या होती है 1, यहाँ से शुरू होगा। cos 0 की वैल्यू 1, π/2 की 0, π की -1, 3π/2 की 0, 2π की हो जाएगी -1। तो ये ग्राफ बना, ये 2π की वैल्यू 2π की होगी +1 होगी, ऐसे ही ये ग्राफ। अब जिस अंतराल के लिए कहा जाएगा वो लिमिट आ जाएगी समाकलन के लिए। तो ये वक्र हमें क्वेश्चन में देख के कौन से वक्र का क्षेत्रफल पूछा है, किन का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, वो उसके हिसाब से क्षेत्रफल देखना है
कौन सा वक्र काम आएगा, इनमें से अलावा कोई और एक्स्ट्रा होगा नहीं। तो ये थे आपके। और एक और चीज़, सममितता। ये देखिए कोई आकृति को एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो बराबर भागों में बांटती हैं तो वह क्या कहलाती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष सममित अक्ष। जैसे व्रत है, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस व्रत को दोनों अक्ष समान भागों में विभाजित कर रही हैं। दोनों अक्ष किस में विभाजित कर रही हैं, समान भागों में। तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष व्रत को समान भागों में विभाजित करती हैं। अगर आपसे पूरे व्रत का क्षेत्रफल, इसका भाग क्षेत्रफल निकाल के 4 गुना कर सकते हो। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है, ये तो विभाजित करती है। तो व्रत का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू ओ ए बी, ओ ए बी ओ का क्षेत्र, ऐसे लिखेंगे। अब इतना लंबा आपको सीधा साधा पॉइंट बता रहा हूँ मैं। किसी वक्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रति सममित है ये, तो वो 4 बराबर भागों में बांट ले। तो इसका सीधा साधा तरीका है, फर्स्ट सममितता के लिए, सममितता के लिए वक्र को, यदि वक्र के रेखा तो सममित होती नहीं है, वक्र के समीकरण में एक्स स्क्वायर है तो वक्र वाई अक्ष के प्रति सममित होता है, वाई अक्ष के प्रति सममित होता है। अर्थात वाई अक्ष वक्र को 2 समान भागों में विभाजित करती है। और ये की बात सेकेंड, इसका उदाहरण ये रहा, वक्र में एक्स स्क्वायर हो तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कौन सा बनेगा, पैराबोला पर। ये दोनों क्या वाई एक्सिस को बराबर भागों में बांट रही है कि नहीं, तो ये वाई अक्ष के प्रति सममित हो गया। किसके प्रति सममित, वाई अक्ष आपको दिखाना पड़ेगा, वाई अक्ष के प्रति सममित है। और दूसरा, यदि वक्र के समीकरण में वाई स्क्वायर है तो वक्र एक्स अक्ष के प्रति सममित होता है, सममित होता है। अर्थात एक्स अक्ष वक्र को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो ये रहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, परवलय कौन सा हो गया, राइट पैराबोला। ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। और तीसरा है, यदि दोनों ही हैं, यदि वक्र के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों ही हैं तो वक्र दोनों अक्षों के प्रति सममित होता है। थर्ड, यदि वक्र के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों हैं तो वक्र दोनों अक्षों के प्रति सममित होता है। जैसे व्रत
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो दोनों अक्षें इसको बराबर भागों में बांट रही है। और दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन तो सममितता को शो करने के बाद आपको अगर जैसे इसका निकालना है तो आप इसको लिख देंगे दिया गया वृत्त एक्स एक्स वाई अक्ष के प्रति सममित है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ओ ए बी 4 गुणा, इसका 4 गुणा कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे दीर्घवृत्त में इसका 4 गुणा पूरे दीर्घवृत्त का हो जाएगा। सममितता है तो आपको पूरा क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है, बराबर भागों में से किसी एक का निकालो, 4 से गुणा कर दो, 2 बराबर भागों तो 2 से गुणा कर दो। ये था सममितता का पता लगाना। तो वक्र अगर आप सममितता का यूज कर रहे हो तो उसमें लिखना पड़ेगा कौन सी अक्ष के प्रति सममित है। क्यों नहीं लिखना है, क्यों तो वैसे आपको समझाने के लिए बताया, जब एक्स स्क्वायर होगा तो वाई अक्ष के प्रति, जब वाई स्क्वायर होगा तो एक्स अक्ष के प्रति, और जब दोनों होंगे तो दोनों अक्षों के प्रति सममित, अर्थात एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों ही दिए गए वक्र को 2 समान भागों में विभाजित करेंगी और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालने में सबका क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक का निकाल के 4 गुना हो रहा है तो 4 गुना कर देंगे, 2 गुना है तो 2 गुना कर देंगे। ये था। अब समाकलन का उपयोग कैसे करते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने में वो देखिए, और कैसे आप पहचानेंगे लिमिट को, ये था कारण। बिल्कुल 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर का चैप्टर है, कठिन है नहीं, समझोगे तो नहीं समझोगे तो सब कठिन है। तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, क्षेत्रफल यानी समाकलन का प्रयोग, 8 में हमने पढ़ा अवकलन का भी अनुप्रयोग, इसमें है समाकलन का। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बता देता हूँ। वक्र वृत्त या तो वक्र दे दे तो वृत्त को पहचान जाना, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या तो नाम दे देंगे वक्र का, वरना समीकरण से पहचानना पड़ेगा आपको। इसमें आपको वक्र दे रखा है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का, अब आपको बताइए वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, तो इसमें दे रखा है वक्र, तो केंद्र क्या हो जाएगा इसका 0 0, और त्रिज्या क्या होगी ए। तो वृत्त का आलेख खींच रहे हैं पर अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एरो का निशान, मूल बिंदु, और बिल्कुल केंद्र मान करके मूल बिंदु को वृत्त खींच दिया, इसको नाम ए दे दिया, ये बी हो गया। अब त्रिज्या ऑलरेडी ये दे रखी है तो ओ ए बराबर ए होगा। अगर ओ ए बराबर ए है, ओ ए बराबर ए, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे a, 0, ये दूरी ये हो गई। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है। अब यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ हल कर रहा हूँ मैं ये। तो हमें निकालना है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त एक्स अक्ष तथा कैसे पता लगा एक्स अक्ष वाई दोनों के प्रति सममित है, दोनों दे रखे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई अक्ष के प्रति सममित है, आकृति सममित है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू, अब यहाँ वृत्त जिस क्षेत्रफल को निकालो उसका पूरा शीर्षों से नाम देना है, ये रहा इसका, चाहेंगे ओ ए बी ओ, बिल्कुल क्लोज करना है, बंद आकृति शो करनी है तो ओ से स्टार्ट कर रहे तो ओ पे आकर रुकना है। तो क्या हो गया, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब इसके लिए देखिए 4 तो कांस्टेंट है, अब लिमिट क्या होगी, यहाँ से होता क्या समाकलन के, इसको हम 2 लंब ऐसे लंबवत में मार देते हैं। ये तो एक्स अक्ष का विभाजन हो रहा है, किसका विभाजन, एक्स का। एक्स का छोटा सा अंतराल क्या होता है dx, और ये क्या है y। ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना देते 0 से a तक। तो समाकलन का मतलब होता है योग,
तो 0 से a तक की तो लिमिट हो गई, और बाई डी एक्स इस आकृति का क्षेत्रफल है आयताकार का, दूसरी का भी बाई डी एक्स होगा, तीसरी का भी बाई डी एक्स होगा। तो सभी आकृतियों का जो क्षेत्रफल का योग है वो इस ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल हो जाता है। किसका क्षेत्रफल हो जाता है? ओ ए बी ओ का। हमने इसको स्ट्रिप, आयताकार स्ट्रिप क्या बोलते हैं? आयताकार स्ट्रिप से तो x का विभाजन तो dx और बाई ये रहा पूरा x बाई आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब लिमिट देखिए विभाजन x का कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, लिमिट का निर्धारण बता रहा हूँ। लिमिट के निर्धारण के लिए x का विभाजन हो रहा है 0 से a तक, 0 से a दिख रहा है कि नहीं स्पष्ट? ये रहा a, इसका निर्देशांक ये 0 है तो x की वैल्यू क्या है? 0 से a तक। तो लिमिट हो गई 0 से a और 4, और बाई का मान किससे निकलेगा? वृत्त के समीकरण से। किसका पार्ट है वृत्त का? तो बाई का मान बाई वृत्त के समीकरण से, वृत्त के समीकरण से इंटू डी एक्स। बाई का मान किससे निकालेंगे? वृत्त के समीकरण, ये रहा। तो बाई बराबर क्या हो गया देखो इसमें, बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 से ए, बाई का मान वृत्त से निकाला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये सूत्र है इसका है 4 इंटू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सूत्र याद आपको है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से ए। 4 अपर लिमिट ले, समझे भाई? डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया अपना, 10वें चैप्टर में था। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन का सूत्र है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और हमने इसका क्या कर दिया, समाकलन करने के बाद लिमिट ले ली, और लिमिट क्या आ रही है 0 से ए। और लिमिट लेने का तो जानते हैं, पहले अपर लिमिट के लिए कोष्टक ए, जहाँ भी एक्स वाई रख दो, ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, अपर लिमिट हो गई। जहाँ भी एक्स है वहाँ अपर लिमिट ए का मान रख दिया, एक्स की जगह ये रखा, एक्स जगह ये रखा प्लस एक्स माइनस लोअर लिमिट एक्स जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 एक्स 0/2 ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। ये आ गया 4, ये तो 0 हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 इंटू ए बाई 2 0, ये सब 0 हो जाएगा, 0 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये आ गया अपना ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, इसलिए साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो रख दो 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। ए क्या आ गया बोलो? 4 से 4 कैंसिल, पाई ए स्क्वायर। पता ही है आपको वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? त्रिज्या वहाँ आर होते हैं तो आर ये है त्रिज्या। तो ये समाकलन के द्वारा क्या निकाला हमने? क्षेत्रफल किसका? वृत्त का। सममितता की जांच बता दी आपको कैसे सम्मित होगा, और सम्मितता के बाद आपको उसी आकृति के पूरे का निकालना, 4 से गुणा कर दिया। अगर ये कहते हैं एक्स अक्ष और वृत्त के मध्य का क्षेत्रफल तो दुगना करते हैं, और ये कहते हैं केवल प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको 4 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। ये स्ट्रिप है, बाई को विभाजित कर रही है, और ये डी एक्स इस लिमिट का विभाजन है। 0 से ए लिमिट हो गई, बाई का मान किससे निकलेगा? वक्र से। वक्र का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इससे बाई का मान निकला बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमने इसका सत्यापन हो रहा है,
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की जगह यहाँ त्रिज्या ए है तो ए आ जाएगा। ये था किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने में समाकलन का अनुप्रयोग। तो आपको यह बहुत सावधानी की ज़रूरत है, सावधानी हटी और सवाल गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए एक त्रिकोणमिति का बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल सिंपल सा मामला है, हार्ड नहीं है। समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हो, बना तो है नहीं। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, y बराबर त्रिकोणमितीय फलन है cos x, लिमिट दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई, और किसके बीच का निकालना है, y बराबर cos x तथा वक्र x अक्ष के मध्य, x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस वक्र y बराबर cos x और x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू पाई। तो अब आप जानते हो वक्र y बराबर cos x, लिमिट हमें दे रखी है जीरो से पाई, ये पाई बीच में क्या करते हैं इसको पाई बाई 2, हमने अंतराल क्या ले लिया पाई बाई 2। आलेख खींच रहे हैं, x बराबर 0 रखो, cos 0 का मान 1, -1 होगा, पाई बाई 2 का मान 0, पाई का मान -1। ये आ गया पाई के तक, ये तो पाई तक ही लेना, ज़्यादा नहीं भरना। अब देखिए x अक्ष और इस वक्र के बीच का क्षेत्रफल दोनों ये रहा और एक ये रहा, ये तो हो गया बाई डी एक्स और ये भी क्या हो गया बाई डी एक्स, दोनों से बाई का मान। तो अविष्ट क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वक्र y बराबर cos x तथा x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए नाम दे रहा हूँ मैं, ओ ए बी पी और ये क्यू, क्या हो गया ओ ए क्यू ओ, ओ ए क्यू ओ का क्षेत्रफल आपको शो करना पड़ेगा, प्लस ए पी बी ए का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्र है। अब लिमिट का निर्धारण देखो कितना आसान काम है। लिमिट का निर्धारण होगा यहाँ से यहाँ तक, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला तो क्या y बराबर cos x, यही वक्र, ये भी क्या y बराबर cos x, तो बाई डी वाई, तो क्षेत्रफल बराबर लिमिट क्या रहेगी इसकी, देखो 0 से पाई बाई 2, पहले वक्र के लिए क्या रहेगी लिमिट, x का निर्धारण 0 से पाई बाई 2, तो लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, y बराबर किससे निकलेगा वक्र से, y का मान क्या है cos x, तो cos x dx। और ध्यान रखने की बात है, जैसे x अक्ष के नीचे क्षेत्रफल निकालेंगे, x अक्ष के नीचे का वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं है, और क्षेत्रफल क्या आएगा ऋणात्मक। तो जब भी x अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल निकालते हैं, x अक्ष के नीचे भाग का क्षेत्रफल कोई क्षेत्र है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे मोड, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन। लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है इस क्षेत्र के लिए, पाई बाई 2 से पाई, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्षेत्रफल लिमिट क्या हो रही है 0 से पाई नहीं हो रही, पाई बाई 2 से, 0 से पाई बाई 2 तेरे और पाई बाई 2 से पाई, और वही रहेगा cos x dx, और ये मोड लगा दिया।
मोड कब लगेगा? जब आकृति जिसका क्षेत्रफल निकाला जा रहा है वो एक्स अक्ष के नीचे है, तो एक्स अक्ष के नीचे जब भी क्षेत्रफल आए तो बाहर समाकलन के बाहर क्या लगा देंगे? मापांक का चिन्ह, यानी हमें इसका धनात्मक मान लेना है। लिमिट के निर्धारण में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वक्र ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, बाई डी एक्स है, तो एक्स का निर्धारण कहाँ से हो रहा है? 0 से इस तक, और इसकी वैल्यू क्या है? π/2। तो एक्स लिमिट क्या होगी? 0 से π/2 बाई cos x नहीं रखा है, और π/2 से पाई, लेकिन ये एक्स अक्ष के नीचे है, तो एक्स अक्ष के नीचे अगर है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? मापांक का चिन्ह, यानी क्षेत्रफल नेगेटिव हो जाएगा इसमें जाके, और तो पॉजिटिव क्षेत्रफल के लिए क्या लगा दिया? मापांक। अब देखिए भाई, cos x का समाकलन sin x और लिमिट 0 से π/2 प्लस sin x लिमिट π/2 से पाई। पहले अपर लिमिट sin π/2 -0 sin 0, लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस sin पाई माइनस sin π/2। तो देखिए sin π/2 की वैल्यू, sin π/2 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होती है 0, और sin पाई की वैल्यू भी होती है 0। sin पाई की वैल्यू भी ये हो गया 1 -0 प्लस मोड लग रहा है, बगैर मोड की गड़बड़ हो जाएगी, और ये sin पाई 0 -1, तो 1 प्लस -1 1 प्लस 1 बराबर 2। वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की इकाई लिखनी है आपको, वर्ग इकाई। तो ये था त्रिकोणमितीय फलन का क्षेत्रफल। इसको ध्यान से समझने में आपको पहले तो वर्ग आलेख खींचना है, आलेख के बाद थोड़ा हिल गया ये, इसलिए दोबारा देख लीजिए, इसको हिल गया है भाई, पहले को मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये था अपना बाई बराबर cos x दे रखा है, x अक्ष और इस वक्र के बीच का क्षेत्रफल, x की लिमिट दे रखी है 0 से पाई है, तो हमने x इसका आलेख खींचे, उसको 0 से पाई तक ही लेंगे, 0 से पाई तक, और 0 से पाई तक के लिए विभाजन कर लिया दो टुकड़े, 0 से π/2 π/2 से पाई। एक और -1 रहेगा साइन का मान, तो 0 पर साइन यहाँ x बराबर 0 रखा, साइन cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos π/2 0, पाई की -1 इधर ये p। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल प्लस इसका, तो वक्र y अक्ष बाई बराबर cos x तथा x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल बराबर OAQ का क्षेत्रफल OAQ का क्षेत्रफल प्लस APBA का क्षेत्रफल। अब हमें वही बाई डी एक्स और निर्धारण करना लिमिट का, तो इसके लिए लिमिट क्या होगी? 0 से π/2, वक्र कौन सा होगा? बाई बराबर cos x। एक्स अक्ष के नीचे है तो क्या लगाएंगे? मापांक। एक्स अक्ष के नीचे क्षेत्रफल नेगेटिव हो जाएगा, जबकि नेगेटिव क्षेत्रफल होता नहीं है, तो हमने इसके लिए लगा दी लिमिट क्या होगी? π/2 से पाई, मोड लगा दिया cos x dx। cos का समाकलन sin x, लिमिट है 0 से π/2 प्लस मापांक cos का समाकलन sin x π/2 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट में ये मापांक लगा हुआ है 1 -0 प्लस 0 -1, ये तो कोष्टक है और ये मोड है, 1 -0 1, मोड ऑफ -1, मोड ऑफ -1 हो गया 1, 1 प्लस 1 बराबर 2 वर्ग इकाई। तो ये था क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका, और इसके लिए बिल्कुल 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा हार्ड काम है नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए, और उसके लिए मैं जो बताया उसको ध्यान रखना है। इसी तरह से क्षेत्रफल निकलेंगे। अब यहाँ 2 वक्रों का उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा, इसलिए वक्रों के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए सब। और ये एक्सरसाइज अपन ने शुरू की है, अब बिल्कुल ज़्यादा एक्सरसाइज है भी नहीं इसमें, 11.1 और 11.2 ही है बस, मिसलेनियस है।
लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, गलती हो जाती है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लिमिट का निर्धारण कैसे होता है और वक्र का निर्धारण कैसे होता है, y का मान कब कौन से वक्र से निकलेगा, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। किस वक्र का क्षेत्रफल कितनी लिमिट के अंतर्गत निकाला जा रहा है। अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी और फिर सवाल गलत हो जाएगा। ये था